नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, खंड शिक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये मॉडल आंसर राइटिंग का प्रोग्राम चल रहा है और मॉडल प्रश्न पत्र के माध्यम से हम अपनी तैयारी का इवैल्यूएशन कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं, ये 8वें नंबर का पेपर है और इसमें कुल 40 प्रश्नों की पूरी एक सीरीज है, मतलब एक पूरा पेपर है। 40 प्रश्न एक बराबर नहीं है। जो पहला खंड है उसमें थोड़े बड़े आकार के हैं, उसके बाद छोटे छोटे आकार वाले प्रश्न आपको दिखाई देते हैं। तो सेक्शन ए से हम शुरू करते हैं। बाकी जो टर्म और कंडीशन है वो पुरानी ही है। समय आपका सीमित है 3 घंटे का और जो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ रखे गए हैं वो 200 हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बाकी चीज़ें आप रोज देखते हैं। सेक्शन ए में 10 प्रश्न हैं और 10 इनके ऊपर नंबर भी है, यानी टोटल नंबर आपको कितने मिलेंगे? 10 मिलेंगे। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। इसमें कहा जा रहा है कि डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, मतलब संविधानवाद और संविधान के बीच का अंतर आपको बताना है। संविधान का शासन और संविधानवाद का होना, दोनों में क्या फ़र्क है। और हमें ये बताना है कि डू यू थिंक, मतलब पूछा गया है कि क्या आपको क्या लगता है कि भारत में किस तरह का शासन है, यानी संविधानवाद है या संविधान का शासन है। ये चीज़ आपको यहाँ क्लियर करनी। इसके बाद जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि 19वीं और 20वीं शताब्दी, मतलब जो 19th और 20th सेंचुरी थी, इसकी शुरुआत में भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति और भूमिका जो थी उसमें क्या परिवर्तन होता है, क्या कंडीशन में चेंजेस आते हैं, ये आपको लिखना है। इसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोगों पर आपको यहाँ चर्चा करनी है। नैनो टेक्नोलॉजी आजकल काफ़ी फेमस है और कॉम्पैक्ट और जो लाइट वेट चीज़ें हैं वो इसके द्वारा बननी पॉसिबल है। इसके अलावा तापीय व्युत्क्रम को आपको परिभाषित करना है, यानी जो थर्मल इन्वर्जन है उस पर आपको लिखना है। इसके साथ साथ मूल्य शिक्षा के बारे में आप क्या समझते हैं, जो वैल्यू एडेड एजुकेशन सिस्टम है उस पर आपको थोड़ा प्रकाश डालना है। संरक्षणवाद के बारे में लिखना है और इसमें पूछा गया है शॉर्ट नोट के तौर पे आपको एक्सप्लेन करना है जो उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी थी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की जो पॉलिसी अपनाई गई है ये 2020 की है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिस्कस करना है। ऐसे ही आपको यहाँ नागर और द्रविड़ स्टाइल जो टेम्पल आर्किटेक्चर का है उस पर प्रकाश डालना है। इस तरह से कुल मिलाकर 10 प्रश्न हैं जिस पर कि आपको यहाँ लिखना है। जो लास्ट वाला 10th क्वेश्चन है, इसमें इंडियन वेटलैंड्स के बारे में और ये क्यों गायब हो रहे हैं, डिसअपियर्ड क्यों हो रहे हैं, इस पर भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। इसके बाद सेक्शन बी को देख लीजिए। इसमें 10 प्रश्न हैं। पहले वाले में अकबर की जो सोशियो रिलीजियस पॉलिसीज थी उनके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद कंपल्सरी लाइसेंसिंग के बारे में लिखना है और इसके साथ साथ अल्फ्रेड वेगनर का जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है उसको आपको एक्सप्लेन करना है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। इसके साथ साथ यहाँ पे DSR के बारे में बताना है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी जो कोर्ट की अवमानना होती है इसके बारे में आपको लिखना है, इसका क्या प्रभाव हो सकता है, क्या ये होती है। साथ ही साथ FATF जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है इसके बारे में आपको बताना है। और 7वें नंबर के प्रश्न में आप देख रहे हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे आपको प्रकाश डालना है। और 8वें नंबर के प्रश्न में कहा जा रहा है कि ब्रीफ नोट आपको लिखना है ऑन मार्केट कंट्रोल एंड एग्रेरियन पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, मतलब अलाउद्दीन खिलजी का जो बाजार नियंत्रण और मूल्य नियंत्रण प्रणाली थी और सैन्य सुधार भी उसने किया था। बहुत तरह के रिफॉर्म वो करता है, हालांकि उसकी नीतियाँ काफ़ी कठोर थी लेकिन फिर भी, तो उस पर आपको यहाँ थोड़ा प्रकाश डालना है, एक्सप्लेन करना है। इसके बाद डार्क नेट पर आपको थोड़ा सा टिप्पणी लिखनी है, उसके बारे में बताना है। फाइनेंस कमीशन के बारे में बताना है, वित्त आयोग, यही सब प्रश्न है। इसके बाद सेक्शन सी में तो पूछना ही नहीं है, छोटे छोटे बहुत सारे हैं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं, इनका मॉडल आंसर देखते हैं। सेक्शन ए में पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, यहाँ संविधान और संविधानवाद के बीच का बहस का मामला है और हमें यह भी बताना पड़ेगा कि भारत में ये चीज़ है या नहीं, मतलब संविधान है कि संविधानवाद है। देखिए, संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन एक पावर मैप को यहाँ रिप्रेजेंट करता है जो कि सरकार की शक्तियों और कार्यों की परिभाषा देती है, ये चीज़ है। और संविधानवाद क्या है, तो यह एक आइडियोलॉजी है, विचारधारा है। और इसका मतलब क्या है कि किसी भी सरकार की मनमानी या अधिनायकवादी जो प्रवृत्ति है उसको सीमित रखा जाए, यानी तानाशाही पर यह लगाम लगाने का प्रयास करता है। संविधान तो कोई भी बना सकता है, राजशाही जहाँ होती है वहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वहाँ भी नियम कायदे होते हैं। अब ये बात अलग है कि वो राजा के हिसाब से होते हैं, लेकिन संविधानवाद का मतलब असली गणतंत्र से है, जनता के शासन से है, जहाँ पर जो शासक है वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता है, वो लोक हित को ध्यान में रखकर ही काम करेगा, निजी हित वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। ये चीज़ें हैं। और भारत में तब आप समझ ही गए होंगे किस तरह का शासन है। अभी तक तो संविधानवाद का ही शासन है, भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता, ये चीज़ है। अब जैसे हिटलर को ही ले लीजिए, जर्मनी का तानाशाह, तो तानाशाह किस बात का था, वहाँ शासन कर रहा था, वो शासक था, लेकिन उसने सिर्फ अपनी चलाई, दूसरों की नहीं सुनी। जर्मन जाति को वो श्रेष्ठ मानता था और पूरी दुनिया को उसी के बूते पर कुचलना चाहता था।
और वो वर्साई की संधि से जो अपमान जर्मनी का हुआ था उसका बदला भी लेना चाहता था, लेकिन उसके जो तरीके थे वो एकदम से डिक्टेटर वाले थे, यानी तानाशाह वाले थे। वो किसी की नहीं सुनता था, बहुत ज़्यादा जुनूनी था। तो वहाँ पर जो संविधान था वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन था, वो संविधानवाद से दूर दूर तक कोई नाता नहीं रखता था। लेकिन भारत में वैसी स्थिति नहीं है, यहाँ आप लिख सकते हैं। और ये भी लिख दीजिएगा कि भारत में सत्ता का पृथक्करण, स्वतंत्र न्यायपालिका और एक लिखित संविधान है। सरकार की शक्तियों की जांच और संतुलन, ये भी काम अलग अलग संस्थाओं के जिम्मे है। मतलब विभिन्न संस्थाओं के द्वारा सरकार की भी कार्यप्रणाली पर अंकुश रखा जाता है। इसके साथ साथ इसमें संविधान ने न्यायिक समीक्षा की शक्ति के साथ सरकार की शक्ति और प्रक्रिया को निर्धारित करके संविधानवाद को सुनिश्चित किया है। और अंत में ये लिख दीजिएगा कि इस प्रकार से भारतीय संविधान संविधानवाद युक्त संविधान है, यानी ये है तो कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का जो मूल भाव है, उसकी जो प्रवृत्तियां हैं वो भी शामिल है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, दूसरे नंबर के प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि 19वीं और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में या उस दौर में महिलाओं की स्थिति में क्या परिवर्तन आते हैं, क्या इंप्रूवमेंट होते हैं। पहले काफ़ी दबी कुचली अवस्था थी, यानी मध्यकालीन दौर में, लेकिन जब मॉडर्न टाइम पीरियड स्टार्ट होता है तो उसके बाद एकाएक कौन से रिफॉर्म होते हैं, उस पर आपको प्रकाश डालना है। और इन चेंजों के पीछे, ये जो चेंजेस थे, इनके पीछे जिम्मेदार कारणों का भी आपको उल्लेख करना है। तो वेरियस फैक्टर आप यहाँ लिख सकते हैं, जैसे कि फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो रेनेसेंस का प्रोसेस होता है उससे भी महिलाओं की स्थिति में सुधार आता है। इसके अलावा महिलाएं जो राजनेता थे उनके भाषणों से भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती हैं। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी शुरुआती दौर में भले ही उनका योगदान बहुत सीमित हो या नाम मात्र का हो, लेकिन अंतिम दौर तक आते आते वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगती हैं। यानी भारत छोड़ो आंदोलन का जो दौर होता है उस समय तक आते आते महिलाएं एकदम से इसमें कमर कसकर टूट पड़ती हैं। और जब ये आधी आबादी इसमें सपोर्ट करने लगती है, यानी आकर जुड़ जाती है, तभी जो यज्ञ है वो पूरा होता है, ये अनुष्ठान संपन्न होता है और अंत में जाकर हम अंग्रेजों को पूरी तरह से यहाँ से उखाड़ने में सफल हो पाते हैं। ये सब चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा जैसे कुछ अधिनियम है उन्हें भी आप लिख सकते हैं। समाज सुधार के आंदोलन में सती प्रथा का उन्मूलन होता है, बाल विवाह पर निषेध लगाया जाता है, बहुविवाह जो होता था, एक साथ 100 पत्नियां रखने का जो रिवाज था उस पर अंकुश लगाया जाता है। और विधवा पुनर्विवाह की जैसी जो चीज़ें थी उनको भी आप यहाँ जोड़ सकते हैं। कुछ समाज सुधारकों के नाम जोड़ सकते हैं, जैसे कि धोंडो केशव कर्वे हैं, या राजा राममोहन राय हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं। इन्होंने महिलाओं की शिक्षा और महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारे प्रयास किए। सती प्रथा के नाम पे जिंदा जलाए जाने वाली जो परंपरा थी, या फिर विधवाओं का फिर से विवाह नहीं हो सकता था, उन्हें खुशी मनाने का कोई अधिकार नहीं था, उन्हें एक पशु समझा जाता था, तो वो वाली चीज़ें सुधारने के पीछे, लड़कियों की शिक्षा को यहाँ प्रमोट करने के लिए, या विधवाओं के साथ सही सलूक करना, बाल विवाह को रोकना, एकदम छोटी छोटी बच्चियों को पकड़कर जो कि 10 साल से भी कम उम्र की होती थी उनकी शादी कर दी जाती थी और उसी समय से वो ब्याहताएं कहलाती थी। और कम उम्र में ही बच्चे पालने पोसने की जिम्मेदारी और पैदा करने की जिम्मेदारी उनके सिर पर आ जाती थी। उनका जो शारीरिक विकास और मानसिक विकास होना चाहिए वो अवरुद्ध हो जाता था। बहुत सी जो लड़कियां होती थी वो प्रसव के दौरान ही मारी जाती थी क्योंकि उनका शरीर उस लायक ही नहीं होता था, या अगर जीवित बच भी जाती थी तो बच्चों का इतना पूरा एक जत्था इकट्ठा हो जाता था जिसका कि पालन पोषण करना पड़ता था और वो सारा उत्तरदायित्व उनके ऊपर, प्लस घर की जो घरेलू कामकाज की जिम्मेदारियां होती थी वो उनके ऊपर होती थी और उन्हें जरा भी मुंह खोलने की इजाज़त नहीं होती थी। तो इस प्रकार की जो परंपराएं थी, आपने हिंदी में एक शब्द सुना होगा ना, असूर्यम पश्या, तो इसका मतलब क्या होता है? ऐसी स्त्री जो सूर्य भी ना देख सके। तो इसका मतलब आप समझते हैं, उसकी आंख में कोई गड़बड़ी नहीं थी, उसको घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया जाता था। यही स्थिति नई दुल्हनों की भी होती थी, वो सूर्य के प्रकाश का दर्शन नहीं कर पाती थी, या तो वो सूर्य को जल चढ़ाती हो तब कर सकती थी, ये बात है, और नहीं तो नहीं कर सकती थी। कहने का मतलब सूर्य के प्रकाश का दर्शन करने का तात्पर्य यह है कि खुले में वो नहीं जा सकती थी, कहीं भी खुले आसमान के नीचे उन्हें नहीं रहने दिया जाता था, उन्हें कोठरी में पकड़कर बंद करते थे। यानी जहाँ बंद जगह है, आड़ है, वहीं रहिए, कितनी भी गर्मी पड़ रही हो फफोले शरीर पर उगाएं, लेकिन घर के अंदर ही सोना है, बाहर नहीं आ सकते। बाकी जो घर के लोग होते थे वो 1 किलो खाकर टांग पसार कर चारपाई पर सोते थे, बाहर खर्राटे लेते थे। लेकिन वो जो नवविवाहिताएं होती थी, दुल्हनें होती थी, उन्हें जरा भी इस प्रकार की इजाज़त नहीं होती थी। वो गर्मी और घमौरियों में एकदम व्यस्त रहती थी, लेकिन उसी में मरती थी। तो ये सब चीज़ें हैं। और उसके अलावा जो आज़ादी की लड़ाई होती है उसमें भी बहुत सारी महिलाएं जो कि उभर कर सामने आती हैं महिला नेत्री के तौर पर, और वो बाकी महिलाओं को भी प्रमोट करती हैं, यानी उन्हें भी उत्साहित करती हैं कि वो भी ऐसा करें। तो ये सब स्थितियों में परिवर्तन आते हैं, इन्हें आप लिख सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं तीसरे नंबर के प्रश्न की ओर। यहाँ नैनो टेक्नोलॉजी पर क्वेश्चन आया है। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है और इसके एप्लीकेशन आपको लिखने हैं, और नैनो मिशन जो भारत का है उस पर भी जरा सा प्रकाश डालना है। तो देख लीजिए, नैनो टेक्नोलॉजी जो है इसमें नैनो मटेरियल का यूज़ किया जाता है। और नैनो का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻⁹ वाली जो कोटि होती है उसी को कहा जाता है नैनो।
10⁻⁻6 होता है तो हम कहते हैं माइक्रो, और 10⁻⁹ मीटर का जो रेंज होता है उसको हम कहते हैं नैनो। तो इस रेंज वाले जो मटेरियल होते हैं उनको नैनो मटेरियल कहा जाता है, ये नैनो स्केल कही जाती है। और इसमें मतलब अगर किसी भी पदार्थ को आप इस स्केल पर ले आते हैं, यानी उसकी मूल अवस्था से उसे इतने छोटे स्तर पर ले आते हैं, ये काफ़ी कम है। यहाँ 9 को देखकर ये मत समझिएगा कि ये 1 के आगे 9 जीरो लगेंगे और बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी। इस 10⁻⁹ का मतलब क्या है कि 1/10⁹ ये नीचे चला जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ 1/10⁹ का मतलब क्या है कि 1 और 1 के आगे 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9, इस प्रकार से। अब इतनी बड़ी संख्या से आप 1 में डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो सोच लीजिए कितनी छोटी सी संख्या प्राप्त होगी। तो यही होता है नैनो, इसी का मतलब है नैनो। अब इतनी छोटी चीज़ अगर आप बना रहे हैं तो उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी या जो भी उसका गुण होगा उसमें बड़े हिसाब में परिवर्तन आएगा, बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और यही जो परिवर्तित प्रॉपर्टीज़ होती हैं या गुण होते हैं, ये यहाँ पर हल्के फुल्के और कॉम्पैक्ट उपयोगी पदार्थों को बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसे आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे नैनो पेस्टिसाइड्स या नैनो फर्टिलाइज़र, नैनो बायोस्टिमुलेंट्स, मतलब कृषि क्षेत्र में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी छोटी जो खाद के यहाँ उत्पाद हैं उन्हें बनाया जा सकता है। और ये जो नैनो फर्टिलाइज़र होंगे ये छोटे एरिया में ज़्यादा फायदा उपलब्ध कराएंगे, यानी इनका कम मात्रा आपको इस्तेमाल करना होगा, नुकसान कम होगा, पैसा भी कम लगेगा और ये बदले में आपको ज़्यादा फायदा देंगे। इसी प्रकार से नैनो पेस्टिसाइड्स हैं, मतलब जो कीटनाशक हैं, तो बेहिसाब तरीके से आपको किलो के भाव यूरिया लेकर इसमें छिड़काव नहीं करना है। इसी प्रकार से डिफेंस टेक्नोलॉजी में है वाटर जो कॉन्टेमिनेशन है, मतलब ट्रीटमेंट है उसका, उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के अलावा यहाँ पे मेडिकल क्षेत्र में भी है, मतलब जो मेडिकल सेक्टर है उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नैनो रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, या जो कैंसर की सेल्स हैं उनके उपचार में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें। और नैनो मिशन जो भारत का है वो लॉन्च होता है यहाँ 2007 में, और इस प्रोग्राम के तहत यहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी जो है उसके डेवलपमेंट के ऊपर काम चल रहा है। भारत सरकार इस पर काम कर रही है। और काम किस बात का हो रहा है, तो पहले तो उपलब्धता सुनिश्चित कराना, यही सबसे बड़ी चुनौती है। नैनो टेक्नोलॉजी को हम लोग पेपर में तो लिख देते हैं, कागज़ पर लिख कर पढ़ लेते हैं कि अच्छा ये नैनो टेक्नोलॉजी है। नैनो कार भी रतन टाटा ने लॉन्च कर दी, लेकिन असल में जो नैनो टेक्नोलॉजी का फ़ायदा होना चाहिए वो अभी आम जनता से बहुत दूर है। तो उसको जन जन तक पहुँचाना ये भी एक चुनौतीपूर्ण विषय है। तो उस पर ये जो नैनो मिशन है ये काम कर रहा है। इसके बाद चौथे नंबर के प्रश्न में आप देख रहे हैं थर्मल इन्वर्जन के बारे में पूछा जा रहा है। तो थर्मल इन्वर्जन है क्या, और उसके साथ साथ हमें मेंशन करनी है कंडीशन फेवरेबल फॉर इट्स जेनेसिस, आल्सो एग्जामाइन इट्स इम्पैक्ट ऑन वेदर, मतलब इसका मौसम के ऊपर क्या असर पड़ता है ये भी आपको बताना है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि सामान्य परिस्थितियां जो होती हैं उसमें क्षोभ मंडल की ऊंचाई में जब वृद्धि होती है तो हवा में जो टेम्परेचर है वो कम होने लगता है, यानी हवा का तापमान ही कम होने लगता है। आप ऐसे लिखिएगा। कहने का मतलब क्या है कि हमारी अर्थ के चारों ओर जो एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे नीचे वाली लेयर होती है ट्रोपोस्फियर की, और जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर की ओर मूव करते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर में डिक्रीजमेंट होता है, डिक्लाइनेशन आता है। वही चीज़ यहाँ कही गई है। और ये भी आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर जब तापमान का व्युत्क्रम होता है तो उससे तापमान का व्युत्क्रम होता क्या है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि जब हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो तापमान कम होता है। पहाड़ों के ऊपर बर्फ जमी रहती है तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं यही रीज़न होता है, हालांकि और भी कारण होते हैं। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर तापीय व्युत्क्रम पैदा होता है, यानी ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी नहीं बल्कि वृद्धि होती है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है वो तो अलग चीज़ है, लेकिन इसका असर क्या पड़ता है ये हमें यहाँ बताना है। तो इसमें आप लिख दीजिएगा कि इससे जो सर्दियों की रातें होती हैं वो लंबी हो जाती हैं, ये चीज़ें। अब ये अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, मतलब इसके लिए तापीय व्युत्क्रम के लिए जो अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं ये बताया जा रहा है। इसके साथ साथ बादल रहित और स्पष्ट आकाश, ये भी इसके पीछे एक अनुकूल परिस्थितियों के तौर पे देखा जा सकता है। हवा का धीमी गति से चलना, ये भी एक अनुकूल परिस्थिति के तौर पे माना जा सकता है। और मौसम पर प्रभाव क्या हो सकता है, तो मौसम पर प्रभाव अगर आप देखना चाहें तो तापीय व्युत्क्रम द्वारा जनित परत अपने नीचे की परतों से हवा को ऊपर आने से रोकती है। और नतीजा क्या होता है, नतीजा ये होता है कि उत्पादित जो संवहन होता है वो तापीय व्युत्क्रम के नीचे के स्तरों में ही रह जाता है और इससे निम्न होता है। यहाँ पर धुआं धूल और प्रदूषण जो है वो इकट्ठा होता है, और वर्षा यहाँ पर जनरेट नहीं हो सकती क्योंकि संवहनीय जो बादल होते हैं वो पर्याप्त मात्रा में जनरेट नहीं हो सकते। थंडर स्ट्रोम और बवंडर की जो घटनाएं हैं वो भी जुड़ी हुई होती हैं, इसे आप लिख सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, 5वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पर वैल्यू एजुकेशन के बारे में कहा जा रहा है और हमें डिस्कस करनी है इसके इंपॉर्टेंस को, मतलब इसके महत्व क्या है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू सीवी गुड्स, ये जो वैल्यू एजुकेशन है इसका मतलब क्या है। जो मूल्य शिक्षा होती है वह प्रक्रियाओं का समुच्चय है जिसमें कि व्यक्ति को समाज के हिसाब से ढाला जाता है। समाज के जो
आदर्श हैं, समाज के जो नैतिक मूल्य हैं, उनकी शिक्षा दी जाती है। मतलब एक मशीनी रोबोट नहीं बनाया जाता है, बल्कि उसका पूरा समेकित विकास किया जाता है। और मूल्य शिक्षा के तहत एक समाज में सांस्कृतिक, राजनैतिक और जितने भी आध्यात्मिक मूल्य हैं उन सबको एक साथ जोड़कर पढ़ाया जाता है। मतलब सिर्फ सूत्र और फंडे नहीं रटवाए जाते हैं, बल्कि कुछ अच्छी बातें सिखाई जाती हैं जो कि जीवन के लिए उपयोगी हो, जीवन के लिए उद्देश्यपरक हो। और शिक्षा के दो कार्य जो है उनको ये पूरा करता है। एक तो व्यक्तियों में कौशल का विकास करता है और दूसरा एक अच्छे चरित्र का डेवलपमेंट करता है। ये दोनों चीज़ें हैं। और मूल्य शिक्षा का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो आज की जो हमारी NEP है, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, वो इसको बेस बनाकर चलती है। यहाँ तक हमने देखा। इसके बाद 6वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। यहाँ कहा जा रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई प्रोटेक्शनिज्म। मतलब ये जो संरक्षणवाद है, इस पर आपको थोड़ा सा बताना है, प्रकाश डालना है। और हाउ विल राइज ऑफ प्रोटेक्शनिज्म इम्पैक्ट इंडियाज इकोनॉमिक इंटरेस्ट। मतलब भारत का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उस पर इम्पैक्ट क्या है इसका, ये भी हमें बताना है। तो देख लीजिए संरक्षणवाद होता क्या है। संरक्षणवाद यानी प्रोटेक्शनिज्म, ये किसी देश की उन आर्थिक नीतियों को संदर्भ में लेता है, रेफरेंस लेता है, जो घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उस पर प्रतिबंध लगाती है। हालांकि सुरक्षा और गुणवत्ता के कारणों के आधार पर व्यापार में ऐसे अवरोध लगाए जा सकते हैं, जैसे क्षणिक तौर पर कोई महामारी फैल जाती है तो उस देश से आवागमन को रोक देना, ये बुद्धिमानी वाला काम हो सकता है, क्योंकि वहाँ से जितने लोग बाहर जाएंगे या वहाँ पर आएंगे तो उतना ही संक्रमण का खतरा और बढ़ेगा। तो इसके चलते अवरोध लगाए जाते हैं। लेकिन संरक्षणवाद के उपकरण क्या हो सकते हैं, जैसे कि आयात पर कर लगा दीजिए तो अपने आप कम हो जाएगा। उसके अलावा कोटा वाला यानी आयात की जो मात्रा की सीमा है उसको फिक्स कर दीजिए, मानकीकरण कर दीजिए इस प्रकार से। तो भारत में अगर संरक्षणवाद को बढ़ावा दिया जाए, बढ़ावा दिया जा रहा है और अगर और दिया जाता है तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें देखना है। देखिए इसके कुछ प्लस पॉइंट होंगे, कुछ गृह उद्यम जो है वो बढ़ेंगे, लेकिन जो बाहर से आने वाला आवक है, पैसा है, वो सब यहाँ पर घट सकता है। हालांकि एकदम से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि हम वैश्वीकरण से भाग नहीं सकते, वो पूरी दुनिया में हो रहा है, तो वो यहाँ भी होगा। लेकिन उसे अपने हिसाब से ले आना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो उसी की दिशा में ये कदम है। लेकिन इस पर अगर आप कड़ाई से काम करते हैं, एकदम से बैन कर देते हैं, तो ये देश की इकोनॉमी के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा और वो तुरंत ही बैठ जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर उसे आंशिक तौर पर लागू किया जाए, यानी कुछ हद तक इन पर कंट्रोल लगाया जाए, जो बाहरी कंपनियां हैं जो यहाँ अपना जाल फैलाए हुए हैं, तो ये चीज़ें फायदेमंद हो सकती हैं। हालांकि इससे जो विदेशी कंपनियां हैं और जो देश हैं, जो इन कंपनियों के संचालनकर्ता देश हैं, वो नाराज हो सकते हैं। तो यहाँ दोनों तरह के प्लस और जो माइनस पॉइंट है उन्हें आप देख रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है अगला प्रश्न, उसमें आप देख लीजिए, यहाँ पर आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं 7वें नंबर के प्रश्न में। इसमें कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2020। इस मिशन का उद्देश्य क्या है, इसके साइलेंट फीचर्स आपको बताने हैं, एम्स बताने हैं और ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं। सभी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है। तो देखिए ये जो यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति है, इसका मिशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश को एक हब के रूप में डिजाइन करना, यानी एक पसंदीदा स्थान के तौर पे विकसित करना, और राज्य में विश्व स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन विनिर्माण यानी ESDM पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, ये भी इसका उद्देश्य है। MSME जो उद्यम है उनका पोषण करना, अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता की जो संस्कृति है उसको बढ़ावा देना। टारगेट क्या हो सकता है, तो टारगेट ये हो सकता है कि 40,000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित किया जा सकता है। और मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के रूप में जो भारत में, मतलब यहाँ पे राज्य में 3 क्लस्टर हैं, उनको डेवलप किया जा सकता है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यहाँ पर और जो जेवर हवाई अड्डा है उसके पास इस प्रकार की चीज़ों को डेवलप किया जा सकता है। बुंदेलखंड में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर ये एक विकसित किया जाएगा। इसके अलावा लखनऊ, उन्नाव, कानपुर जोन में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर के तौर पे आप देख रहे हैं। और राज्य के भीतर 4 लाख रोजगारों का भी सृजन होगा, ऐसा सरकार का कहना है। तो ये सब चीज़ें हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद 8वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। यहाँ कहा जा रहा है कि इनिमरेट डिफरेंसेस बिटवीन नागर एंड द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। भारत में हिंदू मंदिरों के निर्माण की जो शैलियाँ हैं वह भी दिशा के हिसाब से बटी हुई हैं। जो उत्तर दिशा की ओर प्रचलित शैली है, मतलब उत्तर भारत की ओर प्रचलित है, उसको हम लोग कहते हैं नागर शैली। जो सुदूरवर्ती दक्षिण प्रांत में प्रचलित शैली है उसको हम कहते हैं द्रविड़ शैली। और दोनों के संक्रमण से बीच का जो क्षेत्र है, बीच वाला जो न तो पूरी तरह से उत्तर है न पूरी तरह से दक्षिण है, जो क्षेत्र है वो यहाँ पर बेसर शैली के अंतर्गत आता है। और बेसर जो है ये मिक्सचर है, दोनों का मिश्रण यहाँ देखा जाता है। फिलहाल यहाँ पर उसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है, यहाँ पर नागर और द्रविड़ के बारे में पूछा जा रहा है अंतर। तो देखिए जो नागर शैली होती है ये उत्तर भारत के टेम्पल्स जो होते हैं उनमें फेमस है। जैसे कि अयोध्या का जो राम मंदिर का मॉडल है वो इसी आधार पर बनाया गया है।
शिखर यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण होता है, यानी गुंबद की बात की जा रही है, गुंबद पे खूब कलाकारी होगी। और प्रवेश द्वार जो होता है वो बहुत नाम मात्र का होता है, मामूली होता है। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो दीवारें होती हैं और द्वार होता है वो विस्तृत नहीं होता है, बड़ा ही सकरा होता है। घुसने के लिए उसमें अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ती है। मंदिर का प्रांगण चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा दायरा हो, लेकिन जो घुसने का दरवाजा अंदर मुख्य मूर्ति के पास घुसने का रास्ता होगा वो बहुत सकरा होगा। आपने देखा होगा जो पुराने समय के देवालय हैं, अब तो परिवर्तन आ गया है, हर चीज़ में खुला बनाने की आवश्यकताएं हो रही हैं, लेकिन पहले के बने हुए जो मंदिर हैं उन्हें देखिएगा, वहाँ देखिए कि फाटक कितना संकीर्ण होता है, छोटा वाला, जो जहाँ से मूर्ति के पास आप प्रवेश करते हैं। इसके बाद देख लीजिए यहाँ उदाहरण दिया है, जैसे लिंगराज मंदिर है उड़ीसा का, या मध्य प्रदेश का जो खजुराहो टेम्पल है उसे आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को देख लीजिए, तो कृष्णा रिवर और जो कन्याकुमारी वाला क्षेत्र है उसके बीच में जो स्टाइल प्रचलित है उसको द्रविड़ आर्किटेक्चर कहा जाता है। इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट होता है वो क्या होता है, गोपुरम होता है द्रविड़ शैली में, और इसमें बड़े आकार के मंदिर बनते हैं। और इनका जो प्रांगण होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा विविधतापूर्ण होता है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि विट्ठलनाथ मंदिर है दक्षिण भारत में, हम्पी वाले क्षेत्र में, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि हम्पी का रथ खड़ा है। अब वो जो रथ है वो मंदिर के प्रांगण में ही खड़ा है और उस रथ की भव्यता काफ़ी अच्छी खासी है, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी प्रकार से अंदर सरोवर का निर्माण होता है। हालांकि जो नागर शैली के मंदिर हैं वहाँ भी शिवालयों के आगे सरोवर हुआ करते थे, लेकिन यहाँ अनिवार्य रूप से होते हैं, तो यहाँ दायरा बड़ा होता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजौर, मीनाक्षी टेम्पल ऑफ तमिलनाडु, ये सब मंदिरों के उदाहरण हैं जिन्हें कि आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। बेसल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में भी दिया हुआ है। इसके बाद 9वें नंबर के प्रश्न में आप देख रहे हैं डिसइन्वेस्टमेंट क्या है और प्राइवेटाइजेशन जो है ये किस प्रकार से डिसइन्वेस्टमेंट से अलग है, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। और यहाँ पर हमें मेंशन करना है कि डिसइन्वेस्टमेंट जो है ये टारगेट करता है करंट फिजिकल ईयर को। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या चीज़ें हैं। देखिए भारतीय संदर्भ में अगर देखा जाए तो जो विनिवेश है डिसइन्वेस्टमेंट, इसका मतलब है कि सरकार जो है वो परिसंपत्तियों का परिसमापन कर रही है, मतलब उनको क्लोज कर रही है, और सरकार इस पैसे का उपयोग विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए करती है। मान लीजिए कहीं से घाटा लगा है तो उसको पूरा करने के लिए किसी चीज़ का कुछ हिस्सा बेच दिया, इस प्रकार से काम होता है। जबकि जो प्राइवेटाइजेशन होता है उसमें ये किसी उपक्रम को ये बेचती है, मतलब किसी निजी उद्योग को बेचती है और उसे चलाने के लिए देती है कि आप चलाइए, और वो कंपनी या वो जो प्राइवेट सेक्टर है वो उसे अपने हिसाब से चलाएगा। जैसे रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। अब जो यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट है इसका पर्पज क्या होता है, इसका पर्पज होता है कि राजकोष पर जो राजकोषीय बोझ पड़ रहा है, यानी घाटा का बोझ पड़ रहा है, उसको यहाँ कम किया जाए और निजी स्वामित्व और भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए और बाजार में जो कंपटीशन की भावना है उसको बनाए रखा जाए और बढ़ावा दिया जाए। अब भारत में सार्वजनिक उपक्रमों की जो दक्षता है उसको सुधारना भी इसका उद्देश्य हो सकता है। वित्त वर्ष 2020-21 के बारे में अगर कहा जाए तो विनिवेश लक्ष्य यूनियन बजट के हिसाब से, मतलब जो यूनियन बजट जारी हुआ है उसके हिसाब से 2.1 लाख करोड़ रुपए का है। ये आप इसके आंकड़े को लिख रहे हैं, और इसके साथ साथ 90,000 करोड़ रुपए में से पीएसबी और वित्तीय संसाधनों में स्टेक बेचकर जुटाने की उम्मीद है। मतलब यहाँ कितना है और कितना और जुटाने की अपेक्षा की जा रही है, ये सब लिखा गया है। इसके बाद आगे चलते हैं 10वें नंबर के प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पर वेटलैंड्स के बारे में कहा जा रहा है कि भारत की जो आर्द्र भूमियाँ हैं, चाहे वो तटवर्ती हो या बीच वाली हो, मतलब इनलैंड वाली हो या कोस्टल एरिया वाली हो, ये डिसअपॉइंट हो रही और डिसअपॉइंट होकर डिसअपियर्ड हो रही है। डिसअपियर्ड होने का मतलब क्या है कि ये गायब होती जा रही है। तो इनके गायब होने के पीछे यानी विलुप्त होने के पीछे रीज़न क्या है। अब जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं ये प्रकृति के लिए क्या करती हैं, या आपने इन्वायरमेंट में पढ़ रखा होगा, ये प्रकृति के किडनी के तौर पे देखी जाती हैं, मतलब प्रकृति का वृक्क होती हैं। ये जितनी भी विषैली चीज़ें होती हैं अर्थ पर, मतलब पानी के अंदर होती हैं या मिट्टी की अशुद्धियाँ होती हैं, उनको प्यूरिफाई करती हैं, छान कर अलग करती हैं और शुद्ध मृदा, शुद्ध जल, इन सब चीज़ों का निर्माण करती हैं। इसके अलावा इनकी डाइवर्सिटी, जो जैव विविधता होती है, बायोडाइवर्सिटी, वो भी बहुत ज़्यादा होती है। बहुत सारे जीवों को ये आवास प्रदान करती हैं। इसके अलावा भूमिगत जल को रिचार्ज करती हैं। जो नदियों के अंदर गाद है उसके जमाव को ये रोकती हैं, गाद को अपने अंदर फंसा लेती हैं। और यहाँ पर मैंग्रोव के वृक्ष पैदा होते हैं जो कि एक बाढ़ का निर्माण करते हैं, जो कि तटरेखा की रक्षा करता है। इस प्रकार से बहुत सारा इनका योगदान है, लेकिन भारत में ये गायब हो रही। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि यहाँ पर अतिक्रमण इनका हो रहा है। पहली चीज़, मतलब खेती के उद्देश्य से ज़मीन लोगों को कम पड़ रही है, तो लोग इन आर्द्र भूमियों को इस्तेमाल में ले रहे हैं या किसी निर्माण कार्य के ये बलि चढ़ जा रही हैं। ये पहला है। उसके अलावा आर्द्र भूमियाँ एक जलीय और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच में संक्रमणकालीन क्षेत्र होती हैं, ये आप लिख सकते हैं।
भारत में टोटल कितनी है? 27,403 है, और इसमें से करीब 2 से लेकर 3% प्रत्येक साल खो जाती है। ये चिंतनीय विषय है, अच्छी खासी है लेकिन घट रही है, बहुत तेजी से घट रही है। और हाइड्रोलॉजिकल यहाँ पे रीज़न हो सकते हैं, पॉल्यूशन हो सकता है, इसके अलावा चेंज इन लैंड यूज़ पैटर्न हो सकता है, एग्रीकल्चर हो सकता है, जो वेटलैंड्स हैं उसका मतलब यहाँ पे पैडी फील्ड के तौर पे यहाँ यूज़ किया जाता है। इम्पैक्ट क्या होगा? तो इन्हें किडनी ऑफ इन्वायरमेंट कहा जाता है। तो अगर ये गायब होंगी तो वही स्थिति होगी जो शरीर के अंदर किडनियों के खराब होने से होती है। पूरे बदन में विषैले पदार्थ भर जाते हैं, फ्लूइड भर जाता है। उसके बाद मनुष्य जो है वो घातक मल्टीपल आर्गन जो फेल्योर वाली घटना होती है उससे पीड़ित होकर मरता है, क्योंकि जो विषैले पदार्थ होते हैं वो शरीर के अलग अलग अंगों में जमा होने लगते हैं और उसके बाद जो आर्गन्स हैं वो एक एक करके फेल करने लगते हैं, जवाब देने लगते हैं। ये चीज़ें हैं। अब इसमें कदम क्या उठाए जाने चाहिए? तो कदम ये उठाए जाने चाहिए कि पहले तो रामसर लिस्ट जो है उसके अंतर्गत इन्हें लाया जाए। तो ये सब आ भी चुकी हैं, मतलब 27,000 नहीं आई है, लेकिन काफ़ी हद तक एक बड़ा दायरा जो है वो रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत है। लेकिन व्यक्तिगत प्रयास भी यहाँ पर कुछ मायने रखता है, यानी सरकार को अपनी ओर से कुछ प्रयास करने की आवश्यकता है। और वो प्रयास यहाँ पर देख रहे हैं आप, न्यू वेटलैंड मैनेजमेंट रूल 2017, और इसमें प्रोटेक्ट किया जाएगा 2 लाख वेटलैंड्स को ओवर द कंट्री, इस प्रकार से। इसके बाद सेक्शन बी में चले आइए और यहाँ पर 50 शब्द सीमा वाले प्रश्नों को देख लीजिए। पहले वाले प्रश्न में यहाँ पूछा गया है कि अकबर की जो सोशियो रिलीजियस पॉलिसीज थी और इनिशिएटिव्स थे उसके बारे में हमें बताना है। वो उस समय के दृष्टिकोण के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा व्यापक थे, ऐसा कहा जा रहा है। मतलब अकबर जो था वो तत्काल की ही नहीं देखता था, बल्कि उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो फ्यूचर के लिए भी था, वो दूर तक देखता था। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ऐसे व्यक्ति को दूरदर्शी कहते हैं। तो अकबर की नीतियाँ कुछ इसी प्रकार की थी। अब इसी पर हमें लिखना है, तो आप लिख दीजिएगा कि अकबर की जो सामाजिक और धार्मिक नीतियाँ थी वो काफ़ी ज़्यादा समावेशी थी और उसमें सुधारवादी प्रवृत्तियाँ थी। उनकी प्रकृति काफ़ी गतिशील थी और रूढ़िवादी कुलीनता को इसने काफ़ी ज़्यादा हतोत्साहित किया था, ये भी अच्छी बात है। कुछ नीतियाँ जैसे कि जजिया का उन्मूलन ये करता है। जजिया कर जो धार्मिक कर था, जो कि गैर मुसलमानों पर धार्मिक आधार पर लगाया जाता था, उसको यहाँ पर हटा दिया गया। इसके अलावा प्रयाग और बनारस जैसे जो पवित्र स्थान थे वहाँ पर स्नान करने जाने वाले जो तीर्थयात्री थे उनके ऊपर से जो कर था उसको रिमूव किया गया। ये एक प्रशंसनीय कदम था। इसके अलावा अपने सिद्धांतों को और अपनी राज्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यहाँ हिंदू राजपूतों और शासकों का बड़ा सहारा लिया गया। ये भी एक कदम था, इसको भी आप जोड़ दीजिएगा। टोडरमल जैसे कि राजस्व विशेषज्ञ थे, बीरबल थे इनके दरबार में, तो ये सब क्या थे? ये हिंदू ही थे। तानसेन को भी आप ले सकते हैं, हालांकि तानसेन कोई नीति निर्माता नहीं थे, लेकिन फिर भी एक नौरत्न में से योग्य व्यक्ति तो थे ही। ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। इबादत खाना और दीन इलाही को आप जोड़ दीजिएगा। सुलह कुल की जो नीति थी उसको जोड़ दीजिएगा। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसको एक्सप्लेन करती हैं। और अकबर ने जितना भी दृष्टिकोण उसके पास था या जितनी भी शासन करने की काबिलियत थी, कुछ तो उसने अपने गुरु बैरम खां से सीखा था, जिसे कि वो खान बाबा कहता था, और कुछ हद तक उसने शेर शाह सूरी से भी सीखा था। उसकी जो प्रशासनिक नीतियाँ थी शेर शाह की, उससे ये प्रेरणा लेता है। उसने देखा कि शेर शाह सूरी ने अपने थोड़े से समय में, काफ़ी उसके पास कम समय था, 5 ही साल वो शासन करता है और ज़मीन से उठकर खड़ा होता है और यहाँ तक पहुँचता है, तो उसने हुमायूं को इतने ही कम समय में खदेड़ भी दिया और दिल्ली के तख्त पर कब्जा करके बहुत सारे विकास के कार्य किए। तो उससे प्रेरित होकर अकबर उसकी भी नकल करता है। ये चीज़ें हैं, तो उसके चलते इनका पॉइंट ऑफ व्यू फ्यूचर को भी देखता था और उसी पर हमें लिखना था। इसके बाद आगे चलते हैं। दूसरे नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्या है। इस पर आपको थोड़ा सा प्रकाश डालना है और उस परिस्थिति का भी हमें यहाँ ब्यौरा देना है जिसमें कि सरकार इस तरह की लाइसेंस को जारी कर सकती है। तो देखिए, ऐसा तब होता है, अनिवार्य लाइसेंसिंग तब की जाती है जब कोई सरकार पेटेंट धारक कंपनी की सहमति के बिना किसी अन्य पेटेंट उत्पाद या प्रक्रिया का उत्पादन करने की परमिशन देती है। ये इसके पीछे की कंडीशन है। और स्वयं पेटेंट संरक्षित जो इन्वेंशन होती है, आविष्कार होता है, उसका उपयोग करने की योजना बनाती है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर इसके पीछे जो दिया हुआ है, मतलब इसमें आवश्यक शर्तों के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। पेटेंट धारक कंपनी जो है वो जनता की मांग को पूर्ण करने में असमर्थ हो जाए, तब ऐसा हो सकता है। पेटेंट आविष्कारक एक उचित मूल्य पर, जितने भी पेटेंट के आविष्कार हैं वो एक उचित मूल्य पर उपलब्ध न हो, तो भी ऐसा किया जा सकता है। और राष्ट्रीय आपातकाल और अत्यधिक तात्कालिकता या सार्वजनिक गैर व्यावसायिक उपयोग के मामलों में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरे नंबर के प्रश्न को देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि व्हाट वर द एविडेंसेस गिवन बाय अल्फ्रेड वेगनर टू सपोर्ट हिज थियरी फॉर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की जो थियरी यहाँ पर दी गई थी और बाद में अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा इसको प्रूव करने के लिए कौन कौन से तर्क दिए जाते हैं। तो यहाँ पर तर्क समानता वाले थे, मतलब इन्होंने अलग अलग स्थानों, अलग अलग जो कॉन्टिनेंट्स थे
वहाँ पर पाए जाने वाले संसाधनों को कंपेयर किया और बताया कि इनके बीच में काफ़ी हद तक समानता पाई जा रही है। या इन्होंने जो जिग्सा मॉडल था उसका भी इस्तेमाल किया। आपने जिग्सा पजल सॉल्व की है? जो जिग्सा पहेली या जिग्सा पजल होती है उसमें कई टुकड़े होते हैं, किसी एक चित्र के या किसी एक दृश्य के कई टुकड़े करके अलग अलग रखे जाते हैं और उसको आपको सही क्रम में जोड़ के वो चित्र पूरा करना होता है। तो इसने क्या किया, मतलब इन्होंने क्या किया, पूरी दुनिया को एक जिग्सा पजल में तब्दील कर दिया। मतलब जितने भी उसके स्थलीय खंड थे यानी कॉन्टिनेंट्स थे, और उसके बाद ये जुगाड़ बैठाया कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ जाकर फिट बैठ रहा है। जैसे अफ्रीका का ये मैप हो गया, तो इसमें आकर कौन सा कॉन्टिनेंट यहाँ फिट बैठ रहा है, किस खाली स्थान में कौन सा जो टुकड़ा है वो भरा जा सकता है। और इस हिसाब से इन्होंने जोड़ कर देखा तो पाया कि ये सब जितने भी कॉन्टिनेंट हैं ये आपस में कहीं ना कहीं से लिंक हो जा रहे हैं, यानी इनकी बनावट आपस में कहीं ना कहीं से किसी छोर से मैच कर रही है। ये जिग्सा मॉडल वाला जो तर्क था ये इन्होंने दिया और इसके पीछे इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया। इन्होंने कहा कि ब्राजील के पूर्वी तट पर पाए जाने वाले जो जीवाश्म हैं वो यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले जीवाश्मों से काफ़ी मेल खाते हैं। तो ये तो जीवाश्मों वाला हो गया। ऐसे ही कार्बोनिफेरस वाला तर्क उन्होंने दिया कि कार्बोनिफेरस युग का जो कोयला था, मतलब उस समय बड़े बड़े जो पेड़ थे वो ज़मीन पर धराशायी होते हैं और उसके बाद ज़मीन के अंदर दब जाते हैं तो कोयले का निर्माण होता है। अब इसमें तर्क ये था कि हर स्थान की वनस्पतियाँ और हर स्थान का जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट है। तो ऐसी कंडीशन में कोयला एक जैसा कैसे हो सकता है, जबकि बहुत से स्थानों का जो कोल मैटर था वो आपस में मैच कर रहा था, उसकी प्रॉपर्टीज़ मैच कर रही थी। तो ऐसी कंडीशन में यही माना जा सकता है कि कभी न कभी आपस में जुड़े रहे होंगे, यानी एक ही जैसी वनस्पतियाँ यहाँ भी रही होंगी और वहाँ भी रही होंगी, और ये तभी संभव है जब जमीन के टुकड़े आपस में अटैच हों, क्लाइमेट एक जैसा हो। तो ये माना गया कि कार्बोनिफेरस जो समय था उस समय पूरा भूखंड एकाकार था, यानी एक रूप में जुड़ा हुआ था और उसको पैंजिया कहा जाता था। और जो बाकी पानी वाला एरिया था वो बहुत बड़ा एक महान महासागर था जिसको कि पैंथालासा कहा जाता था। बाद में कार्बोनिफेरस के बाद इसमें टूटने की घटना शुरू होती है और ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में डेवलप हो जाता है। अभी हाल ही में इसका टूटने का जो प्रोसेस है वो रुका नहीं है, अभी भी हो रहा है। तो हाल ही में अभी जीलैंडिया नाम का एक खोजा गया है नया, तो उसको आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। खैर जीलैंडिया को जाने दीजिए, यहाँ पर जो इनके तर्क हैं उनको लिख लेते हैं क्योंकि 50 शब्दों के अंदर हम बहुत ज़्यादा नहीं लिख सकते। तो यहाँ इन्होंने जिग्सा वाले मॉडल का जिग्सा फिट वाला जो यहाँ एग्जाम्पल है उसको दिया। इन्होंने कहा कि जो बल्ज है ब्राज़ील का साउथ अमेरिका वाला सीम टू फिट, यहाँ आप देख रहे हैं, इनटू गल्फ ऑफ गुएना, मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो अफ्रीका का गुएना की खाड़ी है या गिनी की खाड़ी है वहाँ पर जाकर ये फिट बैठता है। मतलब दोनों का जो उभार है वो आपस में मैच करता है, एक जगह गड्ढा है और एक जगह उभार है। इस प्रकार से फॉसिल्स को आप यहाँ लिख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे घाना का जो तट है वहाँ सोने के ढेर जमा है, लेकिन इसका कोई स्रोत नहीं है। वास्तव में ये जो घाना का सोने का ढेर है, मतलब भंडार है, ये ब्राज़ील वाले क्षेत्र से ही प्राप्त हुआ है। मतलब ये दोनों अतीत में संलग्न थे, आपस में अटैच थे। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, चाहे तो एक चित्र भी बना सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, चौथे नंबर के प्रश्न को देखिएगा। यहाँ DSR के बारे में पूछा जा रहा है, यानी डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस टेक्निक, यानी धान के बीज का डायरेक्ट यहाँ पर रोपण किया जाए और इसका हमें बेनिफिट यहाँ डिस्कस करना है। इसके साथ साथ हमें यह बताना है कि ट्रेडिशनल ट्रांसप्लांटेशन मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन, मतलब ये जो टेक्निक है, जो हमारा पारंपरिक धान लगाने का तरीका है और धान की खेती का प्रोसेस है, उससे अलग कैसे है और इसके फायदे क्या हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे देश में जो पैडी फील्ड है यानी धान के क्षेत्र हैं या खेत हैं, वो चीन की तुलना में ज़्यादा हैं। सबसे बड़े क्षेत्रफल में हमारे यहाँ ही धान की खेती की जाती है, लेकिन उत्पादन हमारे यहाँ अच्छा नहीं होता है। इससे अच्छा चीन के पास होता है, हम दूसरे स्थान पर हैं। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि यहाँ मौसम पे हम अभी भी निर्भर रहते हैं। सूखा पड़ गया तो धान भी गया उसके साथ। अगर मौसम आधारित कृषि और एकदम पारंपरिक कृषि करना हम थोड़ा सा कम कर दें और कुछ मॉडर्नाइजेशन इसमें करें, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करें, उन्नत बीजों का इस्तेमाल करें, या जो मशीनें हैं वो आधुनिक क्वालिटी की हों, तो ऐसी स्थिति में हम ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है और हम चीन से कहीं बेहतर आ सकते हैं। चीन की बात नहीं है, प्रोडक्शन कुल मिलाकर अच्छा कर सकते हैं, यहाँ कंपैरिजन की बात ही नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। अब इसी को आपको लिखना है कि यहाँ जो डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस टेक्निक है ये किस प्रकार से सहायता करेगी। देखिए, धान की खेती का जो पारंपरिक तरीका होता है उसमें धान की रोपाई के लिए पहले नर्सरी तैयार की जाती है। बीजों को रोपा जाता है, जब पौधे कुछ बड़े हो जाते हैं तो उनको फिर ले जाकर पानी में घुस कर रोपते हैं। 2 बार रोपनी करनी पड़ती है, ये होता है लंबा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर क्या है, एक ही बार आपने रोप दिया और उसके बाद ऊपर से पानी की सिंचाई कर दी, यानी धान का बीज रोप रहे हैं, पानी छिड़काव कर रहे हैं, सब एक साथ हो रहा है, ट्रैक्टर के माध्यम से उसमें उपकरण लगा हुआ है और सारा काम आपका एक बार में हो जा रहा है, एक पंथ दो काज हो जा रहा है और आप खेती कर ले रहे हैं। तो ये समय की भी बचत करेगा और उसके द्वारा कम लागत में आपको ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है। ये चीज़ें
इसके बाद देख लीजिए 5वें नंबर का जो प्रश्न है, इसमें कहा जा रहा है कि व्हाट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कोर्ट की अवमानना, इसके संबंध में आपको बताना है और इसके प्रकारों का भी उल्लेख करना है। तो न्यायालय की अवमानना का जो एक्ट है वो 1917 वाला, उसके हिसाब से न्यायालय की अवमानना का अर्थ होता है कि किसी भी कोर्ट की गरिमा या उसके अधिकारों के प्रति अनादर को प्रदर्शित किया जाए, यानी रिस्पेक्ट जो है वो न दी जाए उसे। अधिनियम के हिसाब से अवमानना को सिविल और आपराधिक अवमानना में बांटा गया है। यहाँ 2 हिस्से इसके हैं, सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट के तौर पे। सिविल वाला जो है उसमें आप देख रहे हैं कि बिल्कुल डिसओबीडियंस के तौर पे इसे देखा जाता है। क्रिमिनल वाले में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे इंक्लूड एनी एक्ट और पब्लिकेशन विच, अब यहाँ पे इसके नीचे 3 कंडीशन बनी हुई है। पहले वाले में आप देख सकते हैं, यहाँ इसे देखा जाए अगर तो निर्दोष प्रकाशन के तौर पे देखा जा सकता है या न्यायिक कृत्यों की निष्पक्ष आलोचना के तौर पे देखा जा सकता है। ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। हालांकि जो निर्दोष प्रकाशन है या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इसमें शामिल तो नहीं की गई हैं, लेकिन इसके दायरे में, इसके लपेटे में आ जाती है। 6वें नंबर के प्रश्न में आप FATF के बारे में देख रहे हैं। तो FATF क्या है? ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फाउंडेशन रखी जाती है 1989 में, और यह इनिशिएटिव है G7 का, जो ग्रुप 7 है, 7 शक्तिशाली देशों का समूह है, उसके अंतर्गत इसको रखा जाता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? तो ऑब्जेक्टिव्स इसमें अगर आप देखना चाहें तो मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेररिस्ट फंडिंग है उसको कंट्रोल में करना, और ऐसा अगर कोई राष्ट्र करता है तो उसको उस पर पाबंदी लगाना, ये सब इसका पर्पज है। और हाल ही में इसमें ब्लैक लिस्टेड किया जाता है, तो ब्लैक लिस्ट किया गया है ईरान और नॉर्थ कोरिया को। ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। 7वें नंबर के प्रश्न में आप देख रहे हैं, यहाँ कहा जा रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई इंक्लूसिव डेवलपमेंट, और इसके बारे में कहा गया है कि व्हाट आर द रीजन फॉर लैक ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट इन इंडिया। भारत में इसके लैक के रीजन क्या है, ये भी आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसमें आप लिख दीजिएगा कि समावेशी विकास एक ऐसा आर्थिक विकास है, ये जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है ये एक इस प्रकार का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है जो कि समाज के सभी वर्गों के लिए बराबर अवसर देता है, और इससे विकास के लाभ को समान रूप से समाज के सभी वर्गों में बांटा जा सकता है। सामाजिक जो लाभ की असमानता है उसे हम देखते हैं, तो उससे निजात पाने का ये तरीका है। और भारत में अगर देखा जाए तो 1% ऐसे लोग हैं जिनके पास संपत्ति जितनी भी है वो बहुत ज़्यादा है, और जितनी बाकी आबादी है उनसे 4 गुना ज़्यादा ये दौलत अपने पास रखते हैं। बाकी जो जनसंख्या है वो पूरी तरह से गरीब है। ये ऑक्सफेम 2020 की रिपोर्ट है जिसको कि बेस बनाकर यहाँ कहा गया है। अब भारत में समावेशी विकास की कमी के कारण क्या है? तो सरकारी जो तंत्र है उसमें कमी, ये सबसे पहला जिम्मेदार कारण है। रोजगार के अवसरों में कमी है, ये भी एक समस्या है। श्रम बल का बढ़ता अनौपचारिकरण है, और शिक्षा और स्वास्थ्य वाला जो बुनियादी ढांचे में कम निवेश की घटना है वो भी इसके पीछे उत्तरदायी है। इसके बाद 8वें नंबर के प्रश्न में अलाउद्दीन खिलजी का जो मार्केट कंट्रोल वाला प्रोग्राम था उस पर हमें प्रकाश डालना है, यानी बाजार नियंत्रण और कृषि नीति जो थी उसकी, उन दोनों को आपको लिखना है। तो देखिए, बाजार नियंत्रण के बारे में अगर कहा जाए, अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत तरह के रिफॉर्म किए, मिलिट्री एस्पिरेशंस एंड इसके अलावा सिक्योरिटी कंसर्न मेड इट मैंडेटरी फॉर हिम टू मेक कंट्रोल ऑफ मार्केट एंड इंट्रोड्यूस चेंजेस इन एग्रीगेरियन पॉलिसी। मतलब अलाउद्दीन खिलजी जो था वो काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस था, और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, अपने सैन्य अभियान को आगे चलाने के लिए और दूसरों पर कब्जा करने के लिए ज़्यादा पैसे की आवश्यकता थी। तो वो जो पैसा था वो इसी प्रकार से वसूल सकता था, बढ़िया मात्रा में टैक्स ले, खेती वाला जो क्षेत्र है उस पर नियंत्रण करे, बाजार पर अपना नियंत्रण करे, मुनाफे को अपने मुट्ठी में रखे ताकि पैसा उसके पास रहे, और वो सिकंदर के समान बनना चाहता था, यानी उसके समान मुनाफा कमाना चाहता था। ये सब चीज़ें, और विश्व विजय का भी उसका अभियान था, तो उसके चलते वो विश्व विजय के अभियान पर निकलना चाहता है, लेकिन उसके कुछ जो सलाहकार रहते हैं वो उसको ऐसा करने से रोकते हैं। तो ऐसा करने पर वह इस विचार को त्याग देता है। यहाँ आप लिख सकते हैं कि फिक्स प्राइजेस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल गुड्स, मतलब जितना सामान था उसका मूल्य निर्धारित किया गया, यानी मनमाने मूल्य पर उसको नहीं बेचा जा सकता। स्लेव्स एंड हॉर्सेस आर मेंटेन 3 सेपरेट मार्केट फॉर देम, मतलब यहाँ पर जो दास और घोड़े हुआ करते थे, मतलब हॉर्सेस होते थे, उत्तम नस्ल के होते थे, उनके लिए बाजारों का निर्धारण किया गया। और ये कहा गया कि बाजार पर नियंत्रण रखने वाला जो उच्च अधिकारी होता था उसको शहनाई मंडी कहा जाता था। और शहना नाम का ये जो अधिकारी होता था, शहनाई मंडी, इसका ये काम होता था कि ये देख रेख करे और व्यापारियों की पूरी जो क्रियाविधि है उस पर नियंत्रण रखे, ये सुनिश्चित करे कि व्यापारी उस नियम का पालन कर रहे हैं। इसी प्रकार से गंगा यमुना का जो दोआब वाला क्षेत्र था, इस रीजन में इसने सीधे राज्य भुगतान वाला जो भू राजस्व था उसको लागू किया, और खेती में प्रयुक्त भूमि की माप को इसमें आधार बनाया गया। पहले नापा जाता था और उसी के आधार पर टैक्स दिया जाता था, टैक्स लिया जाता था। खुद मुकद्दम और चौधरी वाला जो जमाना था उसको इसने खत्म कर दिया, और ये जो खुद और मुकद्दम होते थे यह भी आम जनता की कैटेगरी में आ जाते हैं, यानी कर वसूलने का जो इनका अधिकार था वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसके बाद आप देख रहे हैं
कि यहाँ पर उपज का आधा हिस्सा भूमि राजस्व के रूप में तय किया जाता था और किसानों और बंजारों को कम दामों पर अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो कि बदले में राज्य द्वारा निर्धारित कीमतों पर बेचे जाते थे। तो इस प्रकार से कुछ इसमें चीजें होती हैं। सुधारवादी कार्यक्रम ये करता है अपने फायदे के लिए। आगे चलते हैं। 9वें नंबर के प्रश्न में डार्क नेट के बारे में पूछा जा रहा है और कहा गया है कि व्हाट आर चैलेंजेस पोस्ड बाय इट। डार्क नेट क्या है और इसके चैलेंजेस क्या है। देखिए, डार्क नेट इंटरनेट के उन हिस्सों का गठन करता है जो कि सामान्य सार्वजनिक जनता के द्वारा नहीं देखा जा सकता। इंटरनेट पे जो हम देखते हैं वो सिर्फ सामने का हिस्सा है। कुछ और ऐसी चीजें होती हैं जो कि इनक्रिप्टेड होती हैं और उन्हें हम नहीं देख पाते। यह छिपे हुए नेटवर्क होते हैं। मतलब ये कैसे होते हैं? छिपे हुए होते हैं, ये हमसे छिपाए गए रहते हैं और इस वजह से हम इन्हें नहीं देखते हैं। और इनका प्रयोग करने के लिए विशेष इंटरनेट ब्राउजर की आवश्यकता होती है। डार्क वेब का उपयोग अक्सर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो गुमनाम रहना चाहते हैं, जैसे कि अपराधी हैं, आतंकवादी हैं, या कोई जासूस वगैरह टाइप की संस्था है, गुप्तचर एजेंसी है, तो वो भी इसको इस्तेमाल करती है अपने फायदे के लिए। और चुनौतियां क्या है? तो इसकी आड़ लेकर साइबर क्राइम हो सकता है। ये बढ़िया एक छिपने की जगह है, मतलब एक काला ऐसा दायरा है, ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि आप छिप जाइएगा तो आपको कोई देख नहीं पाएगा और वहां बैठकर आप पूरा कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी चीज को। तो ये साइबर क्राइम का एक बढ़िया हथियार है। इसके अलावा बाजारों में प्रतिबंधित सामानों की बिक्री इसके द्वारा हो सकती है। प्रतिबंधित सामान में ड्रग्स, ये सबसे खतरनाक चीज है। उसके अलावा क्रिप्टो करेंसी, जो कि आभासी तौर पे चलता है, लेकिन ये भी हो सकता है। तो बहुत सारे इसके गलत इस्तेमाल हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसी फाइलों को शेयर किया जा सकता है जिसके द्वारा जो पोर्न मटेरियल है, अश्लील सामग्री है, वो बच्चों तक पहुंच सकती है और बच्चों की मानसिकता को विकृत कर सकती है। ये सब चीजें हैं। हालांकि जो डार्क नेट है वो नहीं भी रहे तो भी जो पोर्न मटेरियल है उसको देखने का एक व्यसन लोगों में पैदा हो जाता है और यूट्यूब पर घूम फिर के उसी साइट पे पहुंचते हैं या उसी वीडियो तक पहुंचते हैं जो इस टाइप का होता है। ये एक दिमागी ऐब है, व्यसन है और इसे आत्मसंयम से कंट्रोल में रखा जा सकता है, लेकिन लोग कर नहीं पाते। खैर, इसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पर अवैध या नकली सॉफ्टवेयर जो है, इसके खरीद फरोख्त या ब्लैकमेलिंग वाला जो काम है वो भी शुरू हो सकता है। तो डार्क शब्द इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो बहुत इसका सकारात्मक पक्ष भी हम नहीं देख रहे हैं। इसके बाद 10वें नंबर के प्रश्न में आप देख रहे हैं, यहाँ कहा जा रहा है कि फाइनेंस कमीशन का रोल क्या है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि नेम द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। मतलब 15वें वित्त आयोग के जो चेयरमैन है उनका नाम आपको बताना है। तो नाम तो आप जानते हैं, फाइनेंस कमीशन का रोल क्या है ये बताइए। तो देखिए, भारत का राष्ट्रपति, भारत का जो प्रेसिडेंट है, वो भारत की केंद्र सरकार और व्यक्तिगत राज्य सरकारों के बीच में वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए हर 5 साल में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का यानी फाइनेंस कमीशन का गठन करता है। ये पूरा प्रोसेस है और यहाँ जो आर्टिकल है वो 280 है, इसे आप देख रहे हैं। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, मतलब संवैधानिक तरीके से इसका गठन किया जाता है। अब यहाँ पर कहा गया है कि फाइनेंस कमीशन इज रिक्वायर्ड टू मेक रिकमेंडेशन ऑन शेयरिंग द सेंट्रल टैक्सेस विथ स्टेट टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल ग्रांट टू स्टेट। और 3 क्या है? मीजर टू इम्प्रूव द फाइनेंसेस ऑफ स्टेट टू सप्लीमेंट्स एंड रिसोर्सेज ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपलिटीज। ये सब है। और चौथे नंबर पर अगर देखिएगा तो इसमें कहा जा रहा है कि एनी अदर मैटर रिफर टू इट। अब यहाँ पर आप लास्ट में लिख दीजिएगा कि जो NK सिंह है वो यहाँ पर चेयरमैन चुने गए हैं 15वें वित्त आयोग के। इसके बाद जो सेक्शन सी है उसको देख रहे हैं हम लोग। ये जो सी वाला सेक्शन है इसमें 20 प्रश्न है टोटल, 25 वर्ड लिमिट है और 2 नंबर मैक्सिमम आपको मिलने वाले हैं। पहला जो प्रश्न है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे है। यहाँ पे सॉलिडेटरी ट्रायल के तौर पे इसे दिया गया है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन साझा परीक्षण कोविड-19 महामारी के दौरान एक प्रभावी उपचार खोजने में मदद करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय नैदानिक परीक्षण को यहाँ शुरू किया जाता है। और ये रैंडमली किया जाने वाला एक टेस्ट है। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, कोविड-19 के जो रोगी हैं उसमें 3 महत्वपूर्ण परिणामों पर दवा के प्रभावों का ये मूल्यांकन करता है। मृत्यु दर, सहायक वेंटिलेशन की आवश्यकता और अस्पताल में रहने की अवधि, इन तीनों को यहाँ आधार बनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है इसमें कहा जा रहा है कि नेम द कंट्रीज पार्ट ऑफ G4, व्हाट इज देयर ऑब्जेक्टिव। मतलब यहाँ पे G4 के सदस्य देशों के नाम और उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें आपको लिखना है। तो इंडिया, जापान, ब्राजील और जर्मनी, ये इसके 4 सदस्य हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? तो सपोर्ट ईच अदर कैंडिडेचर ऑफ परमानेंट सीट इन एक्सपेंडेड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद सिलप्पाधिकारम, ये आपको लिखना है। तो सिलप्पाधिकारम के जो राइटर थे, ये ग्रंथ है, महाकाव्य के तौर पे देखा जाता है, एपिक पोयम, और ये तमिल भाषा में लिखा गया है। इसको लिखने वाले इलंगो आदिगल थे और ये लव स्टोरी है कनग्गी और कोवलम की। यहाँ पर इनके बारे में आप देख रहे हैं। और इसके बारे में कहा जाता है, मतलब इसके स्टोरी के बारे में, कि द स्टोरी टेल्स अबाउट द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंटेम्प्रेरी चोल किंगडम
एंड स्पेशली मदुरै, मतलब उस समय के जो समकालीन चोल किंगडम था, चोल साम्राज्य था, उसके बारे में इस स्टोरी से हमें पता लगता है। उसकी इकोनॉमिकल और जो पॉलिटिकल कंडीशन होती है उसके बारे में मालूम होता है। इकोनॉमिकल ज़्यादा क्योंकि यहाँ व्यापारी की बात थी, तो व्यापार का संबंध इकोनॉमी से है, और उसके साथ साथ मदुरै की जो स्थितियाँ थी उसके बारे में भी मालूम होता है। इसके बाद चौथे नंबर का जो प्रश्न है, इसमें मंजूषा आर्ट के बारे में आपको बताना है। तो ये मंजूषा क्या है? बिहुला बिशहरी, ये जो यहाँ शब्द आप देख रहे हैं ये बिहुला बिशहरी है, और इसी के जो चित्र हैं उसी पर ये आधारित है। यहाँ पर जो सर्प हैं उनको चित्र में अवश्य ही शामिल किया जाता है, चित्रकला बनाई जाती है, मतलब पेंटिंग की जाती है, और यह इसकी उत्पत्ति होती है अंग देश में। अंग देश मतलब भागलपुर वाला एरिया, और ये बिहार में है। हिंदू त्यौहार है बिशरी पूजा या बिशहरी पूजा, वहीं से ये जनरेट होता है, और इसमें पट्टचित्र बनते हैं, और 3 रंग इस्तेमाल होते हैं। एक तो पिंक इस्तेमाल होता है, ग्रीन इस्तेमाल होता है, और येलो इस्तेमाल किया जाता है। सर्प पेंटिंग के रूप में भी इसे जाना जाता है। स्नेक पेंटिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सांप का चित्र अनिवार्य रूप से होता है। विषहरी इसका नाम है, तो विष से संबंध है सांप का। इस प्रकार से हमने देखा। इसके बाद NIP को देख लीजिए, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ये चीज़ है। तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एम टू प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस इंडिया एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल सिटीजन, ये इसका उद्देश्य है। प्रोजेक्ट वर्थ 111 लाख करोड़ हैव बीन आइडेंटिफाई फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, मतलब ये अगले जो 5 वर्ष हैं उनके लिए है। और इट इंक्लूड बोथ ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट, मतलब इसमें दोनों तरह के प्रोजेक्ट आते हैं। शेयर इन इम्प्लीमेंटिंग द NIP इंक्लूड सेंटर, यानी यहाँ पे सेंटर का हिस्सा कितना है? तो 39%, और राज्य का हिस्सा कितना है? तो 40% है, और यहाँ जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपना योगदान देंगे 21%। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद फिलिप्स कर्व के बारे में आपको बताना है, ये अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। AW फिलिप्स के नाम पे इस कर्व का नाम रखा गया है, उन्होंने इसे डेवलप किया था, और इसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जो बेरोजगारी है और इन्फ्लेशन है उसके बीच का इनवर्स रिलेशनशिप ये जो ग्राफ है ये दर्शाता है, प्रदर्शित करता है। और इसमें कहा गया है कि द थियरी स्टेट्स दैट हाइयर द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब इसमें ये कहा गया कि अगर इन्फ्लेशन की जो रेट है वो ऊंची होती है, द लोअर द अनएम्प्लॉयमेंट एंड वाइस वर्सा, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या होगा? वो नीचे जाएगा। मतलब अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो बेरोजगारी में कमी आएगी, और अगर बेरोजगारी बढ़ती है तो इन्फ्लेशन कम होगा। इस प्रकार से इसमें कहा गया है, और ये बहुत ज़्यादा व्यवहारिक नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन हाँ प्रश्न में आ सकता है। इसके बाद ट्यूलिप स्कीम पर आपको लिखना है 7 नंबर के क्वेश्चन का आंसर। ये क्या चीज़ है? तो ट्यूलिप योजना, इसको अगर आप देखिएगा तो शहरी शिक्षण इंटर्नशिप कार्यक्रम के तौर पे ये देखी जा रही है। इसका पूरा नाम यहाँ आप देख रहे हैं, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, यहाँ पार्टनरशिप के आधार पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, मतलब साझे की योजना है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ये, और साथ ही साथ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। वेयर एज 25,000 ग्रेजुएट विल बी प्रोवाइडेड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज इन अर्बन लोकल बॉडीज एंड स्मार्ट सिटीज, ये इसका उद्देश्य है और इसके दिशा में काम किए जाने की योजना है। इसके बाद अगला 8वें नंबर का आप देख रहे हैं, ये इम्प्रिंट है। इम्प्रिंट में क्या कहा गया है? तो इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये इसका पूरा नाम है, और इसी को हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं इम्प्रिंट। इज अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, ये अपने आप में क्या है? पहला है, अपने तरीके का पहला है, और ये एक तरह का प्लान है जो कि IIT के साथ साथ यहाँ पे IISc का जो ज्वाइंट इनिशिएटिव है उसके तौर पे देखा जा रहा है। दोनों ने मिलकर इसको डेवलप किया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, रोड मैप ऑफ रिसर्च या रोड मैप फॉर रिसर्च, ये सब इसमें इन्वॉल्व है। और इट विल बी आइडेंटिफाई 10 डोमेन एरियाज ऑफ इमीडिएट रिलीवेंस दैट रिक्वायर्ड इनोवेशन इन सोसाइटी, ये चीज़ें हैं। और इसका जो ड्राफ्ट है, इट हैज़ बीन ड्राफ्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मतलब ये इसके पीछे काम करने वाली संस्था है। इसके बाद 9वें नंबर के प्रश्न में आप क्लाउड बर्स्ट को देख रहे हैं, बादल फटने की घटना। लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ है? यहाँ पर भारतीय मौसम विभाग से शुरू किया गया है। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD कैटेगराइज रेनफॉल ओवर, ये IMD का एक कैटेगरी बनाई गई है, मतलब कैटेगराइजेशन किया गया है, जिसमें उसने बताया है कि कितनी वर्षा होने पर बादल फटने वाला जो प्रोसेस है उसको माना जाएगा। तो यहाँ पर 100 मिलीमीटर पर आवर अगर रेनफॉल होता है, मतलब इस तरह की वर्षा होती है, तो इसे कॉन्सर्न किया जाएगा, मतलब एक छोटे एरिया में क्लाउड बर्स्ट के तौर पे, यानी बादल फटने की घटना के तौर पे। और इसमें एक्सट्रीम अमाउंट में प्रेसिपिटेशन प्राप्त होती है बहुत कम समय में, और इससे बहुत भारी मात्रा में डिवेस्टेशन या फ्लैश फ्लड की जो घटना है वो देखी जाती है। क्लाउड बर्स्ट जो है ये घटते कब है? तो ऐसी स्थितियां तब होती हैं जब संतृप्त बादल बहुत गर्म हवा के ऊर्ध्व गति के प्रवाह के कारण बहुत ऊपर चले जाते हैं,
और ऊपर जाने पर वो जल उत्पादन करने में असमर्थ हो जाते हैं और उनके अंदर की जो बूंदें हैं वो अन्य बूंदों के साथ मिलकर बहुत भारी हो जाती हैं और दोगुनी चौगुनी होकर बरसात की बूंदों के रूप में नीचे बरसती हैं। तो एक साथ बहुत सारा पानी नीचे आता है और यही घटना कहलाती है बादल फटने की। 10वें नंबर के प्रश्न में आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन था, मतलब भारतीय जलवायु के संदर्भ में, उसमें जो CWG वाली कैटेगरी है वो किस प्रकार की है? तो CWG को कहा जाता है मानसून टाइप विद ड्राई विंटर्स। और इसमें इस तरह की जो टाइप होती है, मतलब इस तरह का जो क्लाइमेट होता है, उसमें अगर देखा जाए क्षेत्र के तौर पे, अगर आप चाहें तो यहाँ नक्शे का इस्तेमाल कर सकते हैं और जहाँ CWG वाला पैटर्न जलवायु का है उसे दर्शा सकते हैं। तो गंगा का जो प्लेन है वहाँ, इसके अलावा ईस्टर्न राजस्थान, असम और मालवा का जो प्लेटू है वहाँ इस तरह का पैटर्न दिखाई देता है। टेम्परेचर यहाँ गर्मी के मौसम में 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है और सर्दी के मौसम में ये 27 डिग्री के आसपास रहता है या उससे भी कम हो जाता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। रेनफॉल की जो रेंज है वो 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच की होती है। समर और विंटर यहाँ के ड्राई होते हैं, यानी सूखे होते हैं। हालांकि वर्षा उस समय भी हो सकती है, लेकिन वो असंतुलन है। इसके बाद मैंडमस के बारे में आपको लिखना है। तो इसका मतलब होता है वी कमांड, और इसका एक तरह से ये रिट है, आप जानते हैं, मतलब इसे एक रिट के तौर पर ही हम देखते हैं। और इसे आप हिंदी में क्या कहते हैं? परमादेश कहते हैं। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा जो अवर न्यायालय होते हैं, सार्वजनिक अधिकारी होते हैं, सार्वजनिक निकाय होते हैं या अधिकरण निगम आदि होते हैं, उनको ये जारी की जाती है और रिट उन्हें अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए निर्देशित करती है जिसे उन्होंने पूरा करने से मना कर दिया है। मतलब आपका ये ड्यूटी है, आपको ये पूरा करना है, ऐसा उन्हें निर्देश दिया जाता है। और एक निजी व्यक्ति या निजी निकाय के खिलाफ इसको जारी नहीं किया जा सकता। और उसके साथ साथ दिया है कि इफ द ड्यूटी इन क्वेश्चन इज डिक्शनरी इज नॉट मैंडेटरी, मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो कर्तव्य विवेकाधीन है और अनिवार्य नहीं है, तो उसके आधार पर इसे किया जा सकता है। राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपालों के खिलाफ इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, इसे आप लिख सकते हैं। इसके बाद 12वें नंबर के प्रश्न में आप देख रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की जो आधारभूत ढांचा या संरचना है उस पर आपको लिखना है। तो केशवानंद भारती केस यानी 1973 वाला जो मामला है, उसमें सुप्रीम कोर्ट अपना एक यहाँ निर्णय सुनाता है। गिव द प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, दीज इंक्लूड इनफ्रूटेबल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच must not be amended as they constitute core feature of the constitution, amending which the sole purpose of the constitution will be defeated। अब यहाँ पर कुछ इसके जो फीचर्स हैं उसमें आप देख रहे हैं जुडिशियल रिव्यू है, सेकुलरिज्म है, ये भी इसी से आकर जुड़ता है। इसके अलावा सेपरेशन ऑफ पावर है और फेडरलिज्म है, ये सब चीज़ें इसके साथ इन्वॉल्व हैं। इसके बाद शक इरा के बारे में आपको 13वें प्रश्न में लिखना है, मतलब इसके उत्तर के तौर पे। तो शक संवत यहाँ पे किंग शालिवाहन या सातवाहन डायनेस्टी, मतलब सातवाहन राजवंश जो था उसका जो राजा था शालिवाहन, उसके द्वारा इसकी फाउंडेशन रखी जाती है। और हिस्टोरिकल बिलीफ ऐसा था कि दैट इट बिगॉन एट 78th ईयर ऑफ द कॉमन इरा। वर्ड लाइक द मुहूर्त मार्तंड सजेस्ट दैट द बिगिनिंग ऑफ शक इरा इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द बर्थ ऑफ शालिवाहन। यहाँ पर शालिवाहन के जन्म से इसको कैलकुलेट किया जाता है, ऐसा मुहूर्त मार्तंड में कहा गया है। और यहाँ पर कल्प प्रदीप के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 1300 CE वाला जो प्रोसेस है उसको मानते हैं। और शक इरा यहाँ आप देख लीजिए, द नेशनल कैलेंडर बेस ऑन शक इरा विथ चैत्र एज इट्स फर्स्ट मंथ, मतलब यहाँ पर जो हमारा नेशनल कैलेंडर होता है, राष्ट्रीय पंचांग जिसको कहा जाता है, वो शक संवत पर ही आधारित होता है। और यहाँ पर जो महीना शुरू होता है वो हिंदी महीनों के हिसाब से ही होता है, यानी चैत्र से शुरुआत होती है। चैत्र से ही हिंदी महीनों की भी शुरुआत होती है। चैत्र होता है, उसके बाद बैशाख, फिर ज्येष्ठ, फिर आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, इस प्रकार से आगे बढ़ता है। 12 महीने होते हैं और फाल्गुन में जाकर ये पूरा होता है। इस प्रकार से हमने देखा। इसके बाद 14वें नंबर के प्रश्न में कहा जा रहा है नेहरू लियाकत एग्रीमेंट के बारे में, यानी नेहरू लियाकत समझौते पर हमें प्रकाश डालना है। देखिए, नेहरू लियाकत संधि से दिल्ली समझौते के तौर पर भी देखा जाता है और भारत और पाकिस्तान के बीच में एक द्विपक्षीय समझौते के तौर पर भी इसे जाना जाता है, वही था ही ये। और इसके अंतर्गत दोनों देशों के जो अल्पसंख्यक थे उनके प्रति मानवीय बर्ताव बरतने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने की सहमति बनती है। जब देश आज़ाद होता है और विभाजन हो जाता है तो दंगे जैसी स्थितियां उस समय रहती हैं, धार्मिक उन्माद फैला रहता है, जो उठ रहा था वो दूसरे का घर पकड़कर जला दे रहा था, मतलब दूसरे धर्मों के घरों को जलाए जाने का, लूटपाट का पूरा सिलसिला चल रहा था। बेरहमी से लोग एक दूसरे को कत्ल कर रहे थे, मारकाट मची हुई थी, अव्यवस्था फैली हुई थी। तो उसको थोड़ा सा नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर ये समझौता होता है। और अल्पसंख्यकों के अधिकार जैसे नागरिकों के अधिकार हैं, धार्मिक स्वतंत्रता है, व्यवसाय की स्वतंत्रता है, इन सब चीज़ों पर बात होती है। इसके अलावा शरणार्थियों को अपनी संपत्ति का निपटान करने के लिए सुरक्षित
लौटाने की जो अनुमति है वो दी जाती है। अगवा की गई जो महिलाएं हैं उनको फिर से वापस किया जाए और उनके साथ जो लूटी गई संपदा है उसको भी लौटाया जाए। और धार्मिक जो यहाँ पर धर्मांतरण किया गया है, रूपांतरण किया गया है, उसको भी प्रतिबंधित किया जाए, मतलब जो हो चुका है उसको फिर से वापस किया जाए। ये सब चीज़ें हैं और अगर किया गया है बलपूर्वक तो उसको मान्यता नहीं मिलेगी। इसके बाद 15वें नंबर के प्रश्न में आप आलमगीरपुर के बारे में देख रहे हैं। ये एक पुराना मतलब कल्चरल प्लेस है और ये मेरठ उत्तर प्रदेश का जो है वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का एक पुरातात्विक स्थल है, उसके तौर पे देखा जाता है। यमुना नदी के किनारे ये स्थित है। परशुराम का खेड़ा के नाम से भी इसको जाना जाता है। खुदाई के दौरान यहाँ छत के टाइल्स कप मिले हैं, इसके अलावा बीड्स प्राप्त हुए हैं। गाड़ियों की जैसी जो मिट्टी की वस्तुएं हैं वो मिली हैं। तांबे के ब्लेड भी मिले हुए हैं। गेहूँ, चावल और जौ की फलियों के जो संकेत हैं वो भी यहाँ से पाए जाते हैं। मतलब यहाँ पे नगर व्यवस्था, व्यापार का जो संकेत है वो प्राप्त होता है। उसके अलावा यहाँ पर जो कृषि के साक्ष्य हैं, अनाज के साक्ष्य हैं, वो भी प्राप्त होते हैं। 16वें नंबर के प्रश्न को आप देख रहे हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि द डर्टी डोजन ये क्या है और क्लीन 15 का मतलब क्या है। डर्टी डोजन क्या है और क्लीन 15 क्या है, यानी गंदे 12 और स्वच्छ 15, ये असल में क्या है। तो देखिए ये कृषि के संदर्भ में देखा जाता है और कृषि के संदर्भ में अगर देखा जाए तो डर्टी डोजन उन 12 फसलों को संदर्भित करता है जो कि कीटनाशक अवशेषों की उच्चतम मात्रा को ग्रहण करती हैं और इन फसलों में प्रदूषण का स्तर उच्चतम होता है। इसलिए संभव होने पर 12 फसलों को जैविक खरीदना चाहिए, जैसे कि स्ट्रॉबेरी है। इसके अवशेषों के उच्चतम स्तर के रूप में सूची में ये शीर्ष स्थान पर रहता है। तो इस प्रकार से बनते हैं डर्टी डोजन। डोजन का मतलब होता है 12, तो इसके हिसाब से इनकी संख्या जो है वो 12 है। ऐसे ही आप क्लीन 15 को देख रहे हैं तो इसका तात्पर्य उन 15 फसलों से है जिसमें कीटनाशक संदूषण का स्तर सबसे कम होता है और इसलिए 15 फसलों को जैविक खरीदने की आवश्यकता नहीं होती है। और सूची जो है वो संयुक्त राज्य सरकार की कीटनाशक डेटाबेस कार्यक्रम रिपोर्ट जो है उस पर आधारित है, मतलब उसके विश्लेषण पर आधारित है। इसके बाद 17वें नंबर के प्रश्न में आप देख रहे हैं। यहाँ कहा गया है नाविक के बारे में। नाविक क्या है? ये भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली यानी IRNSS जो है उसके साथ साथ जुड़ा हुआ है। इसे आप देख रहे हैं इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसके बारे में अगर लिखना चाहें तो इसमें लिख सकते हैं कि यह भारत के द्वारा विकसित एक स्वदेशी क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है और यह भारत के जो उपयोगकर्ता हैं या उपभोग करता है उनको सटीक स्थिति की जानकारी देगी और इसकी सीमाओं के आसपास के 1500 किलोमीटर के जो क्षेत्र हैं उसमें यह अपनी सेवाएं दे सकता है। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस जो कि सभी जो उपभोगकर्ता हैं उनको दी जाएगी। इसके अलावा प्रतिबंधित सीमित सेवा यानी RS जो कि कुछ अधिकृत उपभोगकर्ताओं को दी जाएंगी, ये सब इसमें इन्वॉल्व है। इसके बाद 18वें नंबर के प्रश्न को आप देख रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP के बारे में थोड़ा बताइए। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ये सरकार के द्वारा दिया हुआ एक तरह का आश्वासन है और यह जो आश्वासन है ये 23 फसलों के ऊपर दिया जाता है और यह जो 23 फसलें हैं इनमें अगर किसान बाजार मूल्य पर या बाजार में इसे बेचने में असफल हो जाता है अपने प्रोडक्ट को, इन फसलों के दायरे में आने वाले अनाजों को या उपज को, तो सरकार उसे उस निर्धारित कीमत पर खरीद लेगी और उतनी कीमत किसान को देगी। मतलब ये एक तरह से मूल्य की गारंटी है। लेकिन ये 22 फसलों के लिए या 23 फसलों के लिए निर्धारित है। अब इसमें हर साल जो फसल की बुआई का समय होता है, बोने का टाइम होता है, उस समय इसका निर्धारण किया जाता है। आपने पढ़ा होगा गेहूं का MSP इतना है या धान का MSP इतना है, सरसों का MSP इतना है। अब इसमें समस्या ये होती है कि जिन फसलों पर MSP डिसाइड नहीं किया गया है, मतलब है ही नहीं, तो किसान उन फसलों को नहीं उगाना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते। और उसके साथ साथ एक दिक्कत ये भी होती है कि जो MSP वाली फसलें हैं उनकी बहुतायत हो जाती है और इनका जितना खपत है उससे कहीं ज़्यादा उत्पादन हो जाता है, तो ये सड़ने गलने लगते हैं। ये सब चीज़ें हैं, इसको आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। 19वें नंबर के प्रश्न में कहा जा रहा है ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस के बारे में। ये ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन क्या है? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन दोनों को मिलाकर ब्रेटन वुड संस्थान के तौर पर देखा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी स्थापना या इनकी जो फाउंडेशन है वो ब्रेटन वुड कन्वेंशन के आधार पर ही रखी गई है। तो उसी के सम्मान में दोनों को मिलाकर इकट्ठे यहाँ संयुक्त रूप से इस नाम से संबोधित करते हैं। और ब्रेटन वुड न्यू हैम्पशायर USA में जुलाई 1944 में इनकी सेटलमेंट होती है, यानी स्थापना होती है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो ऑब्जेक्टिव इसका वही है कि विश्व युद्ध जो होते हैं, मतलब दूसरा वाला होता है, तो उसके बाद इकोनॉमी हर देश की पूरी हिल चुकी रहती है, तबाह हो गई रहती है। उसको फिर से रीडेवलप करने के लिए यहाँ पर फिर से नई योजना तैयार की जाती है और नई नई संस्थाओं का गठन होता है। इसके बाद 20वें नंबर के प्रश्न में आप देख रहे हैं, ये छन्नूलाल मिश्रा है, माफ़ कीजिएगा। और ये जो छन्नूलाल मिश्रा है ये कौन है? तो बनारस के एक प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं। ये एक सिंगर हैं और कैसे हैं? तो हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर के तौर पे ही देखे जाते हैं। और इनको
अलग अलग चीज़ों में दक्षता प्राप्त है। जैसे कि आप देख रहे हैं विविध शास्त्रीय संगीत, इसमें ख्याल है, दादरा है, ठुमरी है, चैती है, कजली, सवानी, इसके अलावा होली है, भजन है। इसके तौर पे ये गायकी के मामले में पारंगत हैं। होली का जो फगुआ होता है वो भी गाते हैं। और 2020 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया है और इसलिए ये चर्चित हैं। तो देखिए, जो पद्म पुरस्कार होते हैं, पद्म अवार्ड होते हैं, जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है वो तो भारत रत्न है, वो अलग चीज़ है, लेकिन इसके अलावा पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री, इस तरह से 3 पद्म सम्मान भी होते हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों में विख्यात व्यक्तियों को दिए जाते हैं। तो उस क्षेत्र के जो नवीनतम घोषित लोग हैं उनके नाम याद कर लीजिएगा। पद्मश्री में तो बहुत सारे जो अनाउंसमेंट है वो होती है, बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन पद्म विभूषण और पद्म भूषण इन दोनों को देख लीजिएगा। यहाँ तक हमने इसे कंप्लीट किया है और इसके साथ ये जो सीरीज़ है इसका ये वीडियो यही समाप्त होता है। अभी श्रृंखला आगे जारी रहेगी, अभी 2 वीडियो इसमें शेष है, उसे भी हम देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।